अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी मैं अमन। स्टूडेंट, आज हम अपने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। सही है, तो हमारा टॉपिक कौन सा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम पहले समझेंगे डायग्राम्स की मदद से। ठीक है, पूरे प्रोसीजर को, पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम इसे अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड करेंगे। सही है, ताकि जो ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम थी वो भी हल हो जाएगी। सही है, तो हर चीज को हम इंडिविजुअल पहले क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये मैकेनिज्म किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन इस मैकेनिज्म को परफॉर्म कर रहा है। सही है, यानी किडनी का कौन सा सेगमेंट है, कौन सा पार्ट है जहां पर ये मैकेनिज्म परफॉर्म होगा। हम इंडिविजुअल हर पार्ट को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड करेंगे। सही है, कोई भी सवाल हो, टॉपिक में कुछ ना समझ आए, कोई चीज क्लियर ना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। सही है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट हम बात कर रहे थे किडनी की। सही है, सो किडनी को हमने इन डिटेल अच्छे से समझा। किडनी में कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है, सारी चीजें हमने डिस्कस की। सही, नेफ्रॉन किस तरीके का है, नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हमने सही से समझा। सही है, देखो अब अगर हम दोबारा से थोड़ा रिवाइज करें, सम अप करें, ये हमारे पास है किडनी। सही, तो मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाने की कोशिश की है। ये हमारे पास हो गई किडनी। अब इस किडनी में स्टूडेंट ये वाला रीजन हमारे पास कहलाता है मेड्यूला। जो इनर रीजन होता है किडनी का दैट आर कॉल्ड मेड्यूला, और जो आउटर रीजन होता है दैट आर कॉल्ड रीनाल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनाल कॉर्टेक्स, रीनाल किडनी को कहते हैं और कॉर्टेक्स इसके बाहर वाला रीजन। सही, अब ये स्टूडेंट हमारे पास जो मेड्यूला है और रीनाल कॉर्टेक्स है, ईच किडनी में हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, ईच किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद है। ऐसा ही है, अब उस मिलियन ऑफ नेफ्रॉन में अगर हम एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन को देखें और समझें, तो स्टूडेंट हमारे पास इस किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का सबसे पहला हिस्सा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर है। राइट, अब इस ग्लोमेरुलस में जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ये ग्लोमेरुलस का पूरा हिस्सा हमारे पास आता है कॉर्टेक्स में, और मेड्यूला में इसका जो पूरा हिस्सा है डाउन वाला, लूप ऑफ हेनली वाला, वो आता है मेड्यूला में। ठीक है, देखो इस तरीके से अगर हम यहाँ से लें ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये दरमियान वाला सारा हिस्सा आएगा हमारे पास मेड्यूला में, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आएगा रीनाल कॉर्टेक्स में। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस में है हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ना, इसके बाद एक पूरी ट्यूबले स्टार्ट हो रही है, पूरी ट्यूब जा रही है। सही, इस ट्यूबले को, इनर ट्यूबले को हम कहते हैं, जो हमारे पास इनिशियल है दैट इज पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबले। सही है, जो हमारे पास ट्यूबल है, इसमें जो स्टार्ट की ट्यूबल है बिल्कुल अर्लियर जो स्टार्ट हो रही है उसे हम कहेंगे पीसीटी ना। उसके बाद हमारे पास आएगा लूप ऑफ हेनली। ठीक है, लूप ऑफ हेनली के हमारे पास डिसेंडिंग और असेंडिंग जो है पूरा एरिया लूप ऑफ हेनली का। लूप ऑफ हेनली के बाद हमारे पास आएगा डीसीटी, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली, और उसके बाद हमारे पास आएगा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का। सही, जहां पे यूरिन, डाइल्यूट यूरिन क्या होंगे, खाली होंगे। सही, ये था हमारे पास कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब देखो इस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के पास हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरियोल्स होती है, एफरेंट और इफरेंट। जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली है, यहाँ से कंसंट्रेशन अब स्टार्ट होगी। ठीक है, किसकी? सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि किडनी क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है, किडनी में जो नेफ्रॉन है फिल्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, किससे? हमारे ग्लोमेरुलस से। अब अगर हम देखें तो ये जो रीनाल प्लाज्मा है हमारे पास, इस रीनाल प्लाज्मा में फिल्टर हो रहा है हमारे पास ब्लड भी, वाटर भी। सही है, तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है जो फिल्ट्रेट हो रहा है, इसमें डिफरेंट सॉल्वेंट है, साथ ही सॉल्यूट है, आयंस है। अब ये आयंस यहाँ पर क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, यानी आयंस की, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की जो एक्सचेंज है वो यहाँ पर होगी ना। होगा क्या, यहाँ पर या तो कुछ सॉल्यूट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या तो फिर वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, या वो सिक्रीट होंगे। ठीक है, यानी
यहाँ पर जो हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी जब, तो फिल्ट्रेशन के बाद जो हमें सॉल्यूट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, या तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा, या फिर वो क्या होगा, सिक्रीशन की तरफ चला जाएगा, या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सारा काम एक्सचेंज जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। एक्सचेंज हमारे पास कहाँ होगा, इस हिस्से में होगा, ये आपने याद रखना है, एक्सचेंज यहाँ पर होगा। अब एक्सचेंज जो होगा, यानी हम बात कर रहे थे ना काउंटर करंट की, सो एक्सचेंज नेफ्रॉन के किस पार्ट में होगा, फिल्टर तो हो गया, फिल्टर होने के बाद अब चीजों को क्या किया जाएगा, चीजों को या तो एक्सक्रीट आउट, या एक्सक्रीशन, या हमारे पास सिक्रीशन, या फिर एब्जॉर्प्शन की जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, हमारे पास स्टूडेंट ये जो ग्लोम्युलर था, इस ग्लोम्युलर के साथ लूप ऑफ हेनली अटैच है, ठीक है। लूप ऑफ हेनली हमारे पास हो गया ये वाला पार्ट। अगर लूप ऑफ हेनली साइज में लॉन्ग है, बड़ी है, तो हम उसे कहते हैं जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। हमने डिस्कस किया था ना कि लूप ऑफ हेनली अगर लॉन्ग होगी, बड़ी होगी साइज में, तो हम इसे जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहेंगे, अगर वो छोटी होगी कॉनिकल, सही है। तो ये लॉन्ग जो हमारे पास नेफ्रॉन होगा जुक्स्टा, उसके साथ ही एक हमारे पास कैपिलरीज है नेटवर्क की, या कह रहे हैं हमारे पास एक आर्टरी है जिसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा स्टूडेंट, और हमारे पास लूप ऑफ हेनली, ठीक है। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनली, ये दोनों सेगमेंट और पार्ट, लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा, ये मिलके मेकअप करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म को, ठीक है। यानी अभी हमने जस्ट ये समझा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा कहां पर, काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म होगा लूप ऑफ हेनल और वासा रेक्टा के पास, यानी वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनल मिलके काउंटर करंट मैकेनिज्म को बनाएंगे, ठीक है। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, प्रोसेस क्या है, इसे हम दूसरी क्लिप में समझते हैं, ठीक है। पहले जल्दी से सम अप करते हैं ताकि याद रहे। हमने शुरू में जस्ट स्ट्रक्चर को समझा कि किडनी में हमारे पास दो रीजन है, एक रीनाल कॉर्टेक्स, एक मेड्यूला, सही है। रीनाल मेड्यूला के पूरा हिस्सा जो आता है वो हमारे पास लूप ऑफ हेनल, कलेक्टिंग डक्ट और इसका आता है। रीनाल कॉर्टेक्स हमारे पास जो अपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास होता है। हम काउंटर करंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ग्लोम्युलर्स जो होता है स्टूडेंट, दैट इज अ नेटवर्क है कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है, सही है। उसके बाद क्या हो रहा है, पीसीटी कनेक्टेड है, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनल, फिर डीसीटी, ठीक है। पीसीटी स्टूडेंट जो हमारे पास ट्यूब है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबली, इसके साथ जो लिम्ब अटैच है लूप ऑफ हेनल की, वो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है, सही है। ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है, ये हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। अगर नेफ्रॉन का साइज बड़ा हो तो वो कहलाएगा जुक्स्टा मेड्यूलरी, और जुक्स्टा मेड्यूलरी के साथ ही अटैच्ड है वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनल और वासा रेक्टा ये दोनों मिलके परफॉर्म करवाएंगे किसको, काउंटर करंट मैकेनिज्म को, सही। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों हो रहा है, अच्छा यहाँ पे होगा क्या, एक्सचेंज होगा, सही है। एक्सचेंज किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सही है। इसके अलावा या तो ये सिक्रीट होंगे, या फिर वो जो है ना वो बॉडी से निकल जाएंगे, एक्सक्रीशन हो जाएंगे, एक्सक्रीटेड, या फिर वो एब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे, सही है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट मतलब फ्लो, सो अपोजिट जो है ना वो फ्लो करना, सही है। वाटर की कंसंट्रेशन का, ब्लड का, ब्लड तो वैसे हमारे पास कैपिलरीज में होगा जो कि पहली फिल्टर होके किडनी के पास चला जाएगा, बट यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखी जाएगी ताकि उससे डाइल्यूट यूरिन को फिर निकाला जाए बॉडी में से, सही। तो किस तरीके से ये मैकेनिज्म होगा, अब हम इसे समझते हैं। मैकेनिज्म करवा कौन रहा है, मतलब किस तरीके से मैकेनिज्म होगा, लूप ऑफ हेनल और वासा रेक्टा की वजह कर, यानी वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनल मिलके करेंगे किसे, काउंटर करंट मैकेनिज्म को, सही। अब ये मैकेनिज्म क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। अब हम इस कंप्लीट मैकेनिज्म को समझते हैं कि काउंटर करंट का मैकेनिज्म हमारे पास लूप ऑफ हेनल और वासा रेक्टा किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम नॉर्मल बात करें पीओएसएम की, यानी नॉर्मल जो हमारे पास प्लाज्मा ऑस्मोरेगुलेटी है, ये कितने पे होती है, ये अप्रोक्स 300 मिली ओस्मो पर लीटर पे होती है। ये यूनिट आपने याद रखनी है, और ये याद रखना है कि नॉर्मल प्लाज्मा ओस्मो जो हमारे पास ओस्मो रेगुलेटी है ये कितने पर रहती है, 300 पे रहती है, ठीक है। 300 हमारे पास ये नॉर्मल रेंज में है, ठीक है।
300 मिली ऑस्मो पर लीटर, सही है यूनिट इसकी। सो ये 300 पे तो नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल यानी आइसो जो हमारे पास हाइपरटोनिक है उससे हमारे पास आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक तक कैसे जाएगी और फिर इसको कैसे दोबारा नॉर्मल रेंज पे किया जाएगा, ये पूरा हमारे पास बताता है करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म का, ठीक है। यानी जो काउंटर करंट है मैकेनिज्म, ये हमें पूरा ये चेंज बताता है कि कैसे ग्रेडियंट को हाइपर से दोबारा आइसोटोनिक पे लाया जाएगा, सही है। अच्छा, अब हमारे पास लिखा है स्टूडेंट के जो हमारे पास ये बोमन्स कैप्सूल है इसके अंदर जो ग्लोम्युलर है, सो ग्लोम्युलर के बाद वाला जो हिस्सा होता है यानी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुली, पीसीटी पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो आइसो होती है, ठीक है, यानी नॉर्मल होती है। सॉल्यूट इज इक्वल्स टू वाटर, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन से इक्वल होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आइसोटोनिक है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड से जब गुजर के जैसे ही वो जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनल का डिसेंडिंग लिम्ब है, तो यहाँ पर जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, सही है। सो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो लेस परमिएबल है सॉल्यूट से, पर वेरी परमिएबल है वाटर से, सही है। सो जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि वाटर की कंसंट्रेशन काफी कम हो गई है, तो जो हमारे पास फ्लूइड है ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा किसकी वजह का, लॉस ऑफ वाटर की वजह का। सो हमारे पास फ्लूइड अब चूंकि कंसंट्रेटेड हो गया है, मतलब जो हाइपरटोनिक जो हमारे पास कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब तक वाटर इक्वल था सॉल्यूट से, ठीक है, सॉल्वेंट इक्वल था सॉल्यूट से तो आइसोटोनिक था, बट वाटर अब असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब की वजह से क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सही है। सो डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होती है काफी ज्यादा वाटर से, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना शुरू हो जाएगी, ऐसे नतीजे में जो फ्लूइड था वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा लूज ऑफ वाटर की वजह कर। अब जैसे ये हमारे पास कंसंट्रेशन जो है ना वाटर की निकल जाएगी, कम हो जाएगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये असेंडिंग लिम्ब की तरफ जैसे सॉल्यूट बढ़ना शुरू होगा तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी हाइपोटोनिक। सो आइसो से हाइपरटोनिक की तरफ आ गया। इस वजह का स्टूडेंट जो हमारे पास मेड्यूला का हिस्सा होता है वो कहलाता है हाइपरटोनिक मेड्यूलरी स्ट्रेशियम, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डाइल्यूट है वो हाइपरटोनिक की तरफ है। वाटर की कंसंट्रेशन जब हम निकालते जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के साथ वेरी परमिएबल है, सो वाटर निकलता जा रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब होता जाएगा तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सही है ना। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ऐसे नतीजे में जो डाइल्यूट था हमारे पास वो बहुत ज्यादा फ्लूइड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी सॉल्यूट हाइपरटोनिक की तरफ चला जाएगा। सो असेंडिंग लिम्ब में जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वो हाइपरटोनिक होगी। अब इस हाइपरटोनिक को हम किस तरीके से दोबारा आइसोटोनिक की तरफ लेके जाएंगे स्टूडेंट, इस डाइल्यूट को, चूंकि ये डाइल्यूट यूरिन बन चुका है, सो इसको तो कलेक्टिंग डक्ट से निकाल दिया जाएगा, सही ना। इसके अलावा अगर इसके अंदर एडीएच को शामिल किया जाए तो फिर ये हमारे पास आइसोटोनिक की तरफ आ सकता है, बट विदाउट एडीएच। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हमारे पास एक ऐसा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि इम्परमिएबल होता है वाटर के साथ, सही। तो अभी फिलहाल इस हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, जो डाइल्यूट है, इसके अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन शामिल, एडी शामिल नहीं है। जब एडी शामिल नहीं होगा तो फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से डाइल्यूट यूरिन की सूरत में पास आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होती है सॉल्यूट के साथ बट इम्परमिएबल होती है वाटर के साथ, ठीक है। सो वाटर कहाँ से निकलेगा स्टूडेंट, वाटर हमारे पास असेंडिंग लिम्ब से निकलेगा, क्योंकि सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब से। डिसेंडिंग लिम्ब चूंकि बहुत ज्यादा परमिएबल होती है वाटर के साथ, और असेंडिंग लिम्ब से हमारे पास सॉल्यूट जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा, जबकि वाटर जो है वो इम्परमिएबल है। अब यहाँ पर एडीएच नहीं है, एंटी यूनिडाइल्यूट जो हमारे पास है डाइल्यूट, ये हमारे पास हार्मोन नहीं है, इस वजह का डाइल्यूट यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से निकल के हमारे यूरिया से स्क्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या होगा मैकेनिज्म, बहुत ही ज्यादा इसको हाइपरटोनिक से आइसोटोनिक की तरफ लेकर आया जाएगा, ताकि जो हमारा मेड्यूला है इसका इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है।
अब जब हद से ज्यादा, चूंकि हमने डिस्कस किया मेड्यूला जो होता है ना वो हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक मेड्यूलरी स्ट्रेशियम। अब इस हाइपरटोनिक को कम करने के लिए ही ये मैकेनिज्म हो रहा है, सही है। सो किस तरह हो रहा है ये हमने समझ लिया कि हमारे पास जो लूप ऑफ हैनल की असेंडिंग लिम है वो सॉल्यूट को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, जबकि वाटर के साथ इम्परमेबल है, तो जो हमारे पास फ्लूइड था वो हद से ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूट यूरिन की शक्ल इख्तियार करेगा, ठीक है। फिर उसको कलेक्टिंग डक्ट से निकाल दिया जाएगा। और अगर हम बात करें डिसेंडिंग लिम की, तो डिसेंडिंग लिम वाटर के साथ काफी परमेबल है लेकिन सॉल्यूट के साथ परमेबल नहीं है, तो वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देगा। चूंकि वाटर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो जो हमारे पास मेड्यूला था, ये मेड्यूला हद से ज्यादा हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन को, इस हाइपर कंसंट्रेशन को दोबारा आइसोटोनिक कंसंट्रेशन में लाने के लिए ये मैकेनिज्म किडनी परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, सही है। अब यहाँ पर आप एक और चीज का नाम सुनोगे, दैट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है? देखो, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सबसे पहले ये ग्रेडियंट 200 पे मतलब मेंटेन होगा, तो 200 अपना ग्रेडियंट ये मेंटेन रखेगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 300 से, यानी 300 नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हमारे पास क्या था? इसकी कंसंट्रेशन थी, तो 300 नॉर्मल है। अब इस 300 पे लाने के लिए हम क्या करेंगे? 300 हमारे पास अगर डिसेंडिंग लिम का हो और 300 असेंडिंग लिम का हो और दरमियान में जो मेड्यूला है वो भी 300 हो, तो ये नॉर्मल है। नाउ चूंकि हमारे पास ये कंसंट्रेशन, ये मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे नतीजे में क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर निकलता जाएगा, देखो वाटर यहाँ से निकल रहा है, इस वाली लिम को देखो ये 400 हो गया। 400 क्यों? क्योंकि यहाँ से वाटर को रीअब्सॉर्ब किया गया, और ये हो गया 200 क्योंकि वाटर ले लिया गया। सो ये 200 मेंटेन करके चलेगा ना। इसके बाद जब वाटर ले लेगा हमारे पास डिसेंडिंग लिम, तो वाटर के लेने की वजह कर ये हमारे पास जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, सॉल्यूट बढ़ता गया ना। इसके लिए हमारे पास जो है ना वो एक असेंडिंग लिम के पास एक को ट्रांसपोर्टर होता है। एक को ट्रांसपोर्टर क्या करता है? ये जो हमारे पास जितना डाइल्यूट है ना, यानी जितना सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट को फिर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। एब्जॉर्ब करते करते ये मैकेनिज्म चलता रहेगा, यानी असेंडिंग लिम से जो हमारे पास असेंडिंग के पास को ट्रांसपोर्टर है उससे डाइल्यूट को लिया जाएगा। जब डाइल्यूट हमारे पास, यानी सॉल्यूट कह लेते हैं, सॉल्यूट हमारे पास आ जाएगा मेड्यूला में ना। मेड्यूला से जब कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो फिर वाटर को कम किया जाएगा, और वाटर कहाँ से निकलेगा? आहिस्ता आहिस्ता वाटर निकलेगा डिसेंडिंग लिम की तरफ। तो इस तरह ये मैकेनिज्म चलता जाएगा और इसे हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, सही है। नाउ स्टूडेंट, अब हम बुक के टेक्स्ट से थोड़ा समझते हैं। वैसे तो हमने डीप इन डिटेल जो है ना कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बट हम बुक से भी देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियरिफिकेशन मिल जाए और कोई डाउट ना रहे, सही है। तो अगर स्टूडेंट हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। बुक में भी सिमिलर वही तरीक़ेकार बताया गया है। लिखा है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम एक्सचेंज हो रहा है किसका? मॉलिक्यूल का, बिटवीन टू फ्लूइड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे दो फ्लूइड है डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ जो कि मूविंग कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सो एक अपोजिट डायरेक्शन में चूँकि कंसंट्रेशन की मूविंग हो रही है, इसलिए इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखा है मैकेनिज्म इन्वॉल्व लूप ऑफ हैनल एंड द इन्वायरमेंट ऑफ मेड्यूला। सो इस मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए इन्वायरमेंट ऑफ मेड्यूला और लूप ऑफ हैनल इन्वॉल्व है। अब जो हमारे पास मेड्यूला का रीजन है किडनी में, वो असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हैनल और डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हैनल के साथ है, जिसमें से जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हैनल की, वो परमेबल होती है पोटेशियम और इसके साथ ही हमारे पास सोडियम और क्लोरीन आयन के, जबकि हमारे पास इम्परमेबल होती है वाटर के साथ। और अगर हम अदर हैंड डिसेंडिंग लिम की बात करें तो वो परमेबल होती है वाटर के साथ, ठीक है। आगे लिखा है असेंडिंग लिम जो होती है उनके पास स्पेशलाइज आयोनिक को ट्रांसपोर्टर होता है प्रोटीन का, जो कि पोटेशियम आयन को और साथ ही सोडियम आयन को क्या कर रहा होता है?
अलाउ कर रहा होता है विथ 2 क्लोरीन आयन, सही है। यानी मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि जो हमारे पास को ट्रांसपोर्टर होता है वो आयन को और चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करने में या ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ये आयन को मूव कराने में इंटायर द लिम्ब हेल्प कर रहा होता है। फ्रॉम दीज आयन ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है, जो कि इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं कहाँ पे, मेड्यूला में, सही है, अक्यूमुलेटेड हो रहे हैं कहाँ पे, मेड्यूला में। अब ये मेड्यूला के इन्वायरमेंट को बना रहा है हाइपरटोनिक। इसकी मूवमेंट की वजह कर, आयन की मूवमेंट की वजह कर ये फैसिलिटी मिल रही है कि हमारे पास एक हार्मोन है, ठीक है, वो हार्मोन क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, सही है। अब हमारे पास जो कॉर्टेक्स का रीजन है जिसे हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे पास रीनाल किडनी है, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में एक ग्लैंड होता है। अब वो ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है एक हार्मोन को, ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरोन जो हमारे पास हार्मोन है, ये हार्मोन फैसिलिटी फराहम, सही है। आगे लिखा है मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये फैसिलिटेट होते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन से, सही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब विदाउट एंटी हमारे पास डायूरेटिक हार्मोन होगा ADH, तो फिर क्या होगा कि वाटर का जो है ना वो जो हमारे पास यूरिन था वो डाइल्यूट यूरिन ही रहेगा। फिर क्योंकि हमारे पास अगर ADH हार्मोन नहीं होगा तो ईजिली वाटर की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह कर वो डाइल्यूट यूरिन ही रहेगा और फिर पास आउट हो जाएगा बॉडी से। आगे लिखा हुआ अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेड्यूला इज यूरिया। यूरिया एक वो कंपाउंड है जो ग्रेडियंट इनर मेड्यूला के ग्रेडियंट को मजीद ऑस्मोटिक इंक्रीज कर रहा है, सही है। अब इस तरीके से क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस हमारे पास आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, सही है। इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट, कि जो हमारे पास लूप ऑफ हेनली है वो सराउंडेड है एक कैपिलरीज के साथ। अब यहाँ पर जो कैपिलरीज कंटेनिंग ब्लड लिखा हुआ है ना, यही हमारे पास है वैसा रेक्टा, ठीक है। कंटेनिंग ब्लड जो लिखा है इसी को हम कहते हैं वैसा रेक्टा। वो कैपिलरीज जो ब्लड को कंटेन करिए दे आर कॉल्ड वैसा रेक्टा, जो कि सराउंडेड है हमारे पास किसके, हमारे लूप ऑफ हेनल के साथ। अब ये क्या करती हैं, ये हाई आयोनिक कंसंट्रेशन बढ़ा रही होती हैं, ठीक है, हमारे मेड्यूला में, ठीक है। साथ ही ये डिफ्यूजन कर रही होती हैं किसको, आउट सॉल्यूट्स को, और डिफ्यूज कर रही होती हैं इनसाइड द कैपिलरीज को। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट कि हमारे पास जो, अच्छा यहाँ डिसेंडिंग लिखा है बट यहाँ पर असेंडिंग होगा, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर असेंडिंग होगा। अब इस असेंडिंग लिम्ब में जो ब्लड है वो कैरी होगा और वो डिस्ट्रॉय कर सकता है मेड्यूलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो हमारे पास मेड्यूला है उसका इन्वायरमेंट जो है ना वो हाइपरटोनिक तो है, बट हद से ज़्यादा जब ग्रेडियंट बढ़ेगा तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा ग्रेडियंट कंसंट्रेशन को, सही है। देयरफॉर जो काउंटर है वो एक्ट करता है, इफेक्ट करता है कैपिलरीज को, ताकि वो असेंडिंग लिम्ब से रिलीज हो सके, एक्स्ट्रा जो हमारे पास सॉल्यूट है उसको रिलीज कर सके और डिफ्यूज बैक हो जाए मेड्यूला में, ठीक है। इस तरह जो है ना मेंटेनिंग होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मेड्यूला में, और साथ ही ब्लड जो होगा वो मोर डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसीजर को, ये जो एक्सचेंज है ग्रेडियंट का जो हमारे पास वैसा रेक्टा से हो रहा है, वाटर जो सिक्रीट हो रहा है और रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज, सही है। एंड में लिखा है कि सॉल्यूट जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, साथ ही सिक्रीट करेगा, यानी एक्सक्रीट करेगा किसको, सिक्रीशन करेगा मेड्यूला में। नॉर्मली ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लोअर, यानी स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ब्लड होगा, ठीक है, जबकि जो वासा रेक्टा है उसमें अलाउ करेगा पैसिव डिफ्यूजन के साथ, सही। तो हमने इसे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी रीड कर लिया और हमने इसे कॉन्सेप्चुअल डायग्राम की मदद से भी समझ लिया। मैंने दोनों तरीके से आपको गाइड कर दिया। अब साथ में ये भी सुन लो कि ये एग्जाम में किस तरह आएगा। मोस्टली चांस है कि ये आपके एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन में आए। एक रीजनिंग सवाल बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर है, मैं दिखाती हूँ। रीजनिंग क्वेश्चन में एक सवाल आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है स्टूडेंट 5। रीजनिंग शॉर्ट में है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी। काउंटर करंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल क्या है किडनी में, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन ऑफ हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है।
और एमसीक्यूज में तो आएगा और साथ ही स्टूडेंट डेफिनेशन के लिहाज से, रीजनिंग क्वेश्चन के लिहाज से आपके एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सही, कोई भी चीज़ इसमें ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ जो डाउट कर रही हो, समझ ना आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने वैसे इसको रिकॉर्ड किया था लेक्चर के साथ ही, बट मेरा माइक ऑफ हो गया था जिसकी वजह का वॉइस ऐड जो है वो नहीं हुई, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तभी मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड में आपको ये पैराग्राफ समझाना पड़ा। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।